दिल्ली पर कुदरत का डबल अटैक। कड़ाके की सर्दी के बीच आया भूकंप। 7 महीने के भीतर दिल्ली में 15 झटके। दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में कल दर्ज हुआ सबसे ठंडा दिन। दिल्ली में 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के कहर के साथ, क्योंकि दिल्ली में कल जहां सबसे सर्द दिन रहा, वहीं देर रात भूकंप के झटके भी दिल्ली वालों ने महसूस किए हैं। राजधानी को राजस्थान के अलवर से 4.2 तीव्रता का झटका लगा था। कोई नुकसान हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन 7 महीने के भीतर 15 झटकों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई दिल्ली एक ऐसी जोन बन गई है जहां पर लगातार भूकंप के खतरे का एहसास। आधी रात को भूकंप के झटके से हिली राजस्थान से दिल्ली पहुंचा 4.2 तीव्रता का झटका। अलवर जिला था भूकंप का केंद्र। अप्रैल से अब तक 15 बार भूकंप के झटके। कड़ाके की सर्दी में जब दिल्ली वाले कंबल और रजाइयों में दुबके थे, तब भूकंप के झटकों ने उनकी नींद उड़ा दी। कोई बिस्तर छोड़कर भागा तो कोई घर से बाहर निकल पड़ा। जिसने भी झटका महसूस किया वो खौफ में अपनी जगह से भाग खड़ा हुआ। हम स्टेशन के अंदर थे जी, 11:15 के बजे टाइम था। हमने देखा कि एकदम भूकंप से आया तो एकदम पब्लिक भगने लगी, अफरा-तफरी मच गई। कुछ बच्चे थे, लेडीज बैठी थी बेचारी, वो भी भागने लगे। पूरी पब्लिक इधर उधर होने लगी। फिर हम भी स्टेशन के बाहर आ गए। वो रात को 11:45 का वक्त था जब भूकंप के झटके से दिल्ली हिल गई। हालांकि सर्द रात की वजह से ज्यादातर लोग सोए हुए थे, लेकिन जो जगे थे वो खौफ से भर गए। कहीं पे आग ताप रहा था, हम लोग 2-3 जने, तो एक बैग टेबल मेरा भी घस का, तो मैं बोला, मैं समझा कोई मजाक कर रहा है, मगर मैं फिर बाद में बोला तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं सोचा यार अपने आप टेबल हिला कैसे। अप्रैल से लेके अब तक 15 बार दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि रात का झटका बहुत जोर का नहीं था। भूकंप के संवेदनशील जोन में शामिल दिल्ली में रहने वालों को मामूली झटका होना भी अनहोनी की आशंका से भर देता है। मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार बार बार क्यों हिल रही है दिल्ली, बार बार दिल्ली में क्यों आ रहे हैं भूकंप, आखिरकार दिल्ली में जमीन के नीचे क्या चल रहा है, कहीं ये किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं। जो डिपार्टमेंट है, वैज्ञानिक है, उनकी माने तो पहले ही दिल्ली के अंदर बड़े भूकंप की आशंका जो है वो जता चुके थे, जिसके चलते दिल्ली में एक बार फिर जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। इसी साल अप्रैल के बाद से दिल्ली एनसीआर में 15 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हर बार भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास का ही था। 16 दिन पहले ही दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इनमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सगरोदा रिज और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर हैं। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़े हुए हैं। भूगर्भीय हलचल पर एक शोध के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कभी भी 8 या इससे ज्यादा तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। डराने वाली बात ये भी है कि कंक्रीट के इस जंगल में तब्दील होती दिल्ली में अगर 8 तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही आएगी, ये सोचकर ही डर लगता है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में भले ही कल के भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन धरती में हो रही इस हलचल को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता है। भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आता है। जोन 4 का मतलब आपको बता देते हैं, वो इलाका जहां भूकंप का बड़ा खतरा होता है। जब कभी भयंकर जलजला आता है तो मजबूत से मजबूत इमारतें ताश के महल की तरह बिखर जाती हैं। इंसानी बस्तियां उजड़ जाती हैं। चारों तरफ विनाश का मंजर पसर जाता है। दिल्ली में जब भी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं, विनाश की तस्वीर आंखों के आगे नाचने लगती है और फिर ये राहत महसूस होती है कि चलो सब ठीक है। यह एहसास इसीलिए क्योंकि दिल्ली भूकंप के बेहद संवेदनशील जोन में शामिल है, जहां कभी भी 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 8 तीव्रता का भूकंप कितनी तबाही मचा सकता है, इसे जरा नेपाल की इन तस्वीरों से समझिए। 2015 में नेपाल में जिस भूकंप ने तबाही मचाई थी, उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 से कुछ कम ही थी।
कुछ महीने पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर दिल्ली में तेज भूकंप आता है तो एपिसेंटर दिल्ली के आसपास ही हो सकता है, तो भारी तबाही होगी। सबसे ज्यादा खतरनाक यमुना नदी के अगल बगल के इलाके हैं, खासकर पूर्वी दिल्ली में भयंकर बर्बादी होगी। पूर्वी दिल्ली मतलब लक्ष्मी नगर, शकरपुर जैसे इलाके जो घनी आबादी वाले हैं। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन, मध्यम खतरे वाला जोन, कम खतरे वाला जोन। सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आने वाले इलाके हैं दिल्ली के यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा। कम खतरे वाले जोन में मध्य दिल्ली के ज्यादातर इलाके, दिल्ली रीजन के आसपास के इलाके, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कुछ इलाके। मध्यम खतरे वाले जोन में दिल्ली के वो इलाके हैं जो ऊपर के दोनों जोन में नहीं हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में हैं। इन इलाकों में बड़ा भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा है। ये सारे इलाके यमुना नदी के किनारे या उसके फ्लड प्लेन में हैं। भूकंप के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा खतरे वाला इलाका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ है। यानी इन इलाकों में भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता है। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है। हालांकि यह खतरा उतना नहीं है जितना कि पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में सांसद, तमाम मंत्रालय और वीआईपीज़ के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौज खास कम खतरे वाले जोन में है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में इस तरह का भूकंप 295 साल पहले आया था, जिसका एपिसेंटर भी दिल्ली के आसपास का ही था। ये भूकंप 15 जुलाई 1720 को आया था और इसकी तीव्रता 6.5 थी। दिल्ली में भूकंप से तबाही के खतरे की वजह इसकी घनी बसावट ही है। राजधानी की आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है। दिल्ली के कई इलाके आबादी और इमारतों के लिहाज से बेहद घने हैं। ऐसे में बड़ी तीव्रता का भूकंप यहाँ काफी नुकसान कर सकता है। आज तक ब्यूरो। और अब बात सर्दी की करेंगे, क्योंकि देश में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक इस वक्त ठंड से ठिठुर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं दिल्ली, भोपाल, जयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर और चंडीगढ़ की, जहां पर लोग अलाव के जरिए इस वक्त ठंड से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन ठंड का कहर आगे और बढ़ सकता है। इस तरह की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और अब आपको बता दें कि कैसे दिल्ली की कड़ाके की ठंड से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। कल तो दिल्ली में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, सीजन का सबसे सर्द दिन कल रिकॉर्ड हुआ, लेकिन डर की बात यह है कि दिल्ली में अभी सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। पारा अभी और गिरने वाला है। सर्दी से ठिठुर रही दिल्ली, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से कांपी दिल्ली। दिल्ली में कल था मौसम का सबसे सर्द दिन। दिल्ली पर ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर का खतरा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और भयंकर ठंड से परेशान हैं, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, अभी आपकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जी हां, दिल्ली में दस्तक दे रहा है ठंड का 3 डिग्री टॉर्चर का खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का पारा करीब 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। दिल्ली पर शीतलहर का कहर टूटने वाला है। You can see in Delhi NCR lowest temperature recorded today was 3.5 degree at Ridge Observatory. So it is a condition of cold wave. So today we have realized cold wave at 2 places, Ridge and Ayanagar. दिल्ली में कल मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री से अधिक नहीं जा पाया। ये सामान्य से 7 डिग्री कम था। मौसम विभाग की नजर में सबसे सर्द दिन तब माना जाता है जब न्यूनतम तापमान औसत से 10 डिग्री से भी कम रहे और अधिकतम तापमान औसत से 4.4 डिग्री कम हो। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज हुआ। इसने भी 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था।
दिल्ली में सोमवार से सर्दी का अटैक शुरू हुआ था। आज लगातार 5वां दिन है जब राजधानी परेशान करने वाले मौसम से लड़ रही है। क्या दिल्ली में 1 डिग्री तक गिरेगा पारा? दिसंबर में दिल्ली के सर्दी के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले साल 28 दिसंबर को पारा 2.4 डिग्री तक पहुंच गया था। साल 2013 में भी 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। यूं तो साल 2014 और 2018 में भी दिसंबर के महीने में पारा 3 डिग्री तक नीचे जा चुका है, लेकिन इस बार ठंड जिस हिसाब से पड़ रही है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। इस बार पहाड़ों पर भी नवंबर महीने में ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। वहीं 12 दिसंबर को जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहां से चल रही बर्फीली हवाएं दिल्ली को जमा देने पर तुली हैं। आज तक ब्यूरो। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी इस वक्त सर्दी चरम पर है। ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवेन श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। दिसंबर के महीने में आमतौर पर तापमान इसी तरीके का रहता है, लेकिन इस बार 1-2 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लखनऊ, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नोट किया जा रहा है और लगातार इसके गिरने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक लगातार तेज हवाएं चलेंगी, जो कि ठंडी तेज हवाएं मौसम में और गिरावट दर्ज करेंगी। दरअसल पहाड़ी इलाकों से जो बर्फ पिघलना शुरू हुई है उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है और ये आते आते जो मैदानी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर इसका असर देखने को मिल रहा है और लगातार इस तरह से तापमान गिर रहा है। दरअसल ये हवाएं मौसम के लिहाज से लोगों के लिए, लेकिन फसलों के लिए भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि यही पाले में तब्दील होंगी आने वाले दिनों में और उससे फसलों को नुकसान हो सकता है। तो तमाम मैदानी इलाकों में इस वक्त पारा लगातार लुढ़क रहा है। करनाल की बात कर लेते हैं, वहां का ताजा हाल दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान। हिमाचल से लगते हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब कहीं ना कहीं ठंड और कोहरे के रूप में दिखने लगा है। अगर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह घना कोहरा छाने लगा है। हालांकि आज धूप निकली हुई है, लेकिन तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कई शहरों में तापमान 4 से 5 डिग्री पहुंच चुका है, तो हिमाचल में कई जगह पर तापमान माइनस डिग्री में पहुंच चुका है। हाईवे का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं, जो दिल्ली से अंबाला को जाता है। करनाल में इस समय मौजूद है और यहाँ पर कोहरे के बाद अब हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हुई है। हालांकि धूप को लोग गर्मी के तौर पर देखते हैं, लेकिन तापमान जिस तरीके से लगातार गिरता जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ठंड से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। मौसम विभाग की बात पर गौर करें तो आने वाले 48 घंटों में कोहरा और ठंड लगातार बढ़ती जाएंगी। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, करनाल, आज तक। तो इस वक्त दिल्ली ठंड से जूझ रही है। इसकी बड़ी वजह है दरअसल पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। 12 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हुई और इसकी वजह से यहां पर मैदानी इलाकों में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया। पहाड़ इस वक्त पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। बर्फ की एक मोटी चादर से सिमट गए हैं ये तमाम पहाड़ी इलाके। दिल्ली को ये तस्वीरें डरा रही हैं। पहाड़ में बने हालात दिल्ली को सता रहे हैं। दिल्ली कांप रही है तो उसकी वजह वो बर्फीला सफेद समंदर है जिसने इन पहाड़ों को कुदरत के कहर की रोंगटे खड़ी करने वाली ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे की हैं। जबरदस्त बर्फबारी के बाद रास्तों पर इतनी बर्फ जम गई कि कहां सड़क है और कहां खाई, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। इन खतरनाक हालातों में बीकन डिपार्टमेंट ने जोजिला पास में बर्फ को हटाने का काम शुरू किया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर दिखाती है कि हालात कितने जोखिम भरे हैं। जरा सी चूक बर्फ हटाने वाली गाड़ी को खाई में गिरा सकती है। इस खतरे के बावजूद इस बेहद अहम श्रीनगर लेह हाईवे को चालू करने का काम चलता रहा। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर अब 6 फीट तक मोटी हो चुकी है। वहीं तापमान -60 डिग्री से भी नीचे है।
मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति भी बर्फ से ढक चुकी है। 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। अब यहाँ सिर्फ एक साधु रहते हैं, बाकी सारे जवान, मजदूर और कर्मचारी यहाँ से जा चुके हैं। ये तस्वीर मंडी के ऊपरी इलाकों की है जो बर्फबारी के बाद सफेद हो चुके हैं। क्या ऊंचे पहाड़, क्या बाग बगीचे और मंदिर। कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि इन इलाकों में किस हद तक बर्फबारी हुई है। आसमान से सफेद आफत की बारिश ने पूरे इलाके को भयंकर ठंड की चपेट में ले लिया है। पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इन दिनों ठंड का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश के केलोंग में सबसे कम तापमान -8 है। कल्पा में तापमान -4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मनाली और डलहौजी में तापमान -1.2 और सोलन में -1.6 दर्ज हुआ है। शिमला में न्यूनतम तापमान 2.6, सुंदरनगर में -0.6, भुंतर में -0.6 तापमान चला गया है। दरअसल इस बार दिसंबर के महीने में भी अब तक 2 बार अच्छी बर्फबारी हो चुकी है, लिहाजा पूरा हिमाचल ठंड से कांप रहा है। आज तक जो और अब किसान आंदोलन से जुड़ी खबर, क्योंकि आज 23वां दिन हो चुका है। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं। किसानों को मनाने के लिए सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिट्ठी भेजकर बाकायदा किसानों को समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार ये कानून उनके हक में कैसे है। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, सारे के सारे मंत्री किसानों को यही समझाने में जुटे हैं कि नया कानून उनके हित में है। किसी भ्रम में न पड़े, बदलाव के साथ बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। आज प्रधानमंत्री फिर यही करने वाले हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। एमपी के किसानों से पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में इस चर्चा का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज खुद रायसेन में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय में मंत्री विधायक किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। इसी दौरान 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम से पहले कल कृषि मंत्री तोमर भी किसानों से अपील कर चुके हैं। तोमर ने बाकायदा किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की। इसमें लिखा है, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। अग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहें करार खत्म कर सकते हैं। कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान सफेद झूठ को पहचाने और खारिज करें। तोमर की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने भी मुहर लगाई है। ट्वीट करके पीएम ने किसानों से चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। किसान आंदोलन के जवाब में सरकार कानून के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है। ज्यादा जोर इसी बात पर है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें राजनीति के लिए बहकाया गया है। आंदोलन में विदेशी हाथ और एंटी नेशनल तत्वों की घुसपैठ को लेकर पहले से ही बयानबाजी चल रही है। दिल्ली से पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनीशा माथुर इस वक्त जुड़ गई हैं सिंघू बॉर्डर से। अनीशा, ये जो तमाम बातें अब चिट्ठी के जरिए लिखी गई हैं, पहले मौखिक तौर पर कही जा रही थी, लेकिन क्या अब लिखित तौर पर दिए जाने से कोई फर्क पड़ेगा इस आंदोलन पर? किसान मानेंगे? देखिए, यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे किसानों की सुने तो इस चिट्ठी से इनफैक्ट वो और नाराज ही हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम इतने दिन से जो बात कह रहे हैं, जो मंत्रीगण जो बात कह रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि सरकार हमसे बात करने को तैयार नहीं लग रही है। इनफैक्ट ये खास तौर से क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि बातचीत से आपको रास्ता निकालना होगा। किसान भी यही कह रहे हैं कि अगर आप बातचीत को तैयार हैं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम गलत हैं। और कल जो चिट्ठी लिखी गई है
कृषि मंत्री के द्वारा, उसमें कृषि मंत्री ने एक बार फिर यही समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर कि कृषि कानूनों से किसानों का कोई कुछ बुरा नहीं होगा, एमएसपी और मंडियां जारी रहेंगी। लेकिन ये बात बार बार जो सरकार कह रही है वही उसी बात को किसान मानने को इतने दिनों से तैयार नहीं। वो यही कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंडियां और राज्यों में मंडियों का काम कम हुआ है। हम चाहते हैं कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। और इसी बात पर इतने दिनों से ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड ऑफ जो चल रहा है किसानों और सरकार के बीच में, और अभी जो चिट्ठी आई है उससे दोबारा सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता जानकारी दे दी कि किस तरीके से अब लिखित में भी चिट्ठी देने से किसान मानने वाले नहीं है। उनका ये कहना है कि बातचीत होनी चाहिए, जो उनकी मांगे हैं तीनों कानून को वापस लेने की, उन पर सरकार गौर करे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।